सुपर कॉरिडोर में जो 30, 40, 50 लाख फुट का जो स्पेसेस आ रहा है, ये इन्वेस्टर्स के हाथ में रह जाएगा और ये जंगल बना रहेगा, कंक्रीट का जंगल जहाँ पे कोई नहीं आएगा। क्या सावन जी ये कहना सही होगा कि इंदौर में कोवर्किंग स्पेस लाने वाले आप ही थे, आप ही फर्स्ट मूवर थे इस बिजनेस में? हमें ऐसा लगता है कि जब तक कोई बड़ा इकोसिस्टम नहीं बनता, आप एज अ होल आपका शहर, आपका देश ग्रो नहीं कर सकता। क्या मंतूबी कर रहे हो, ये इंदौर में चलेगा नहीं चलेगा, उस तरह की चीज़ें आई थी आपके साथ प्रॉब्लम? पीयूष गोयल जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने जो फाउंडर हैं बोर्ड कंपनी के अमन गुप्ता को, उन्होंने बोला कि हम लोगों को जो इनोवेशन, हम जो एंटरप्रेन्योर की बात करें, स्टार्टअप की बात करें, उसमें कुछ अच्छा इनोवेशन लाओ। ये तुम चीज़ों प्रोडक्ट्स को रीपैकेजिंग करके बेच रहे हो, उसको तुम स्टार्टअप कह रहे हो। हमारे यहाँ पे लोग टाइम को समझते ही नहीं, वो 10 को 10:30 समझते हैं। तो 1 सेकेंड भी लेट आया, ऐसा लग रहा है भैया मेरे को ताना मार। अरे नहीं, मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ इन जनरल। ठीक है, करें स्टार्ट। सावन जी, आप इंडिया में भी कौन कौन सी कंपनीज रन कर रहे हैं और उनकी शुरुआत कब हुई? हमारी पहली कंपनी है स्प्लैश इंडिया, जो 2006 में स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोग IT सर्विसेज, जिसमें बैक ऑफिस, कॉन्टैक्ट सेंटर, स्टाफिंग, रिक्रूटिंग सर्विसेज का काम करते हैं, और वो कंपनी को ऑलमोस्ट 18-19 साल हो गए। हमारी दूसरी कंपनी है वर्की, जो 2014 में स्टार्ट हुई। क्या मैं आप एक ऑडियंस को बताएंगे कि वर्की क्या करती है स्पेसिफिकली, और स्प्लैश इंडिया क्या काम करती है? वर्की बेसिकली ऑफिस स्पेसेस देती है। जैसे मान लीजिए आप एक स्टार्टअप है या एक अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप अगर वर्की के पास आएंगे तो वर्की आपको एक रेडी टू मूव ऑफिस स्पेस आपके हिसाब से देगी, जिसमें सर्विसेज भी मिल जाती है, जैसे हाउसकीपिंग, इंटरनेट, टी कॉफ़ी, इलेक्ट्रिसिटी। ये बेसिकली जो शेयर्ड एमिनिटीज़ होती है, अच्छे बड़े बड़े कैफेटेरियाज होते हैं, बोर्ड रूम्स होते हैं, वॉशरूम्स कॉमन होते हैं। तो ये एक पूरा प्लग एंड प्ले सेटअप मिल जाता है, जिससे किसी को भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती। तो ये हमने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था हमारा, और हमें मल्टीपल टाइम हमने ऑफिसेस चेंज किए थे, तो हमें ये प्रॉब्लम लगा था और इसी प्रॉब्लम को हमने वर्की के थ्रू सॉल्व किया। बेसिकली जो वर्की है वो कोवर्किंग स्पेस में काम करती है। तो ये कोवर्किंग स्पेस का जो कल्चर है, ये मैं आप चाहता हूँ कि आप इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे। कोवर्किंग स्पेस का कल्चर कैसे डेवलप हुआ, कोवर्किंग स्पेस कल्चर है क्या? बात ऐसी है कि 2014 में जब हम स्प्लैश इंडिया चला रहे थे, हमारे पास सेंट्रल मॉल में, जो भी नेक्सस मॉल बोला जाता है, वहाँ पे ऑफिस स्पेस था। दिन में हम लोग स्प्लैश वो ऑफिस यूज़ करता था। एक क्लाइंट हमारे पास आया, वो क्लाइंट हमारे साथ काफ़ी टाइम तक रहा। अब वो फाइनली IT पार्क में चले गए। वो क्लाइंट ने कहा कि हमको नाइट शिफ्ट में जगह चाहिए आपसे। तो बेसिकली कोवर्किंग की शुरुआत हो गई थी 2014 में, जब दिन में वो ऑफिस स्प्लैश इंडिया यूज़ करता था, रात में कोई और कंपनी यूज़ करती थी, और ऐसे कोवर्किंग की शुरुआत हुई थी। तो कोवर्किंग यानी एक ही ऑफिस को मल्टीपल लोग यूज़ करते हैं। तो हमने उस समय इसका यूज़ नाइट शिफ्ट में कोई और कंपनी यूज़ कर रही थी, डे में हम कर रहे थे। हमारा इंटेंट था कि हमारे कुछ खर्चे कम हो जाएंगे, इसलिए हमने वो जगह दिया था। तो हमारा कभी भी थॉट प्रोसेस ये नहीं था कि हमें बिजनेस करना है। बट जब वो कंपनी बड़ी हुई, उन्होंने और जगह मांगी, हमने और जगह दी, और जगह मांगी। हमने फिर शेखर सेंटर में पूरा एक फ्लोर लिया, वहाँ पे VT फीड को और उस कंपनी को और दूसरी और मल्टीपल कंपनीज को जगह दी। तो हमने फिर ऐसे करके इसको 2015 में एक और सेंटर चालू किया। फिर एक और कंपनी हमारे यहाँ रात के टाइम काम, एक और कंपनी दिन के टाइम काम कर रही थी, UK की कंपनी थी। 2017 में उन्होंने हमें बोला कि हमें एक और बड़ा स्पेस चाहिए। तो फिर हमें लगा कि इसमें कहीं ना कहीं स्पेस में बहुत पोटेंशियल है, और हमने 2017 में मेट्रो टावर बिल्डिंग है, वहाँ पे एक स्पेस लिया, और 2017 से हम लोगों ने ऑफिशियली ये बिजनेस को बढ़ाया और बड़ा किया। क्या सावन जी ये कहना सही होगा कि इंदौर में कोवर्किंग स्पेस लाने वाले आप ही थे, आप ही एक फर्स्ट मूवर थे इस बिजनेस में? हाँ, तो बेसिकली हमने, देखिए, कोवर्किंग और मैनेज्ड ऑफिस दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। कोवर्किंग होता है बहुत छोटे छोटे एंटरप्राइजेस को देना, मैनेज्ड ऑफिस होता है बड़ी कंपनीज को देना। तो हमने मैनेज्ड ऑफिस में हम लीडर थे। 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी हमारे साथ, एंड वी वर द फर्स्ट मूवर, और हम ही ने इसका पूरा इकोसिस्टम बनाया। तो बाद में छोटी छोटी कंपनीज काफ़ी खड़ी हुई जो उन्होंने कोवर्किंग स्टार्ट किया। तो यस, वी वर द पायनियर इन दिस।
तो जो फर्स्ट मूवर अगर आप थे, फॉर एग्जाम्पल मतलब फर्स्ट मूवर अगर आप माने कि इंदौर में वर्की फर्स्ट मूवर था कोवर्किंग या मैनेज्ड ऑफिस स्पेसेस में, तो क्या आपको जैसे आज पेटीएम को फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिला, पहले सबसे ज़्यादा लोगों ने पेटीएम यूज़ करा, तो हर फर्स्ट मूवर को कहीं ना कहीं ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, तो आपको एडवांटेज मिला फर्स्ट मूवर होने का? हाँ, 100% हमें एडवांटेज मिला। आज कोई भी कंपनी इंदौर में आती है तो वो सबसे पहले वर्की के पास आती है। कोई भी अगर वर्की उसकी नीड सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो वो मार्केट में जाती है। आप इमेजिन करो, एक कंपनी को इंदौर में आना है तो वही लीड 4 लोगों से वर्की के पास आती है। पहले तो डायरेक्टली वर्की को अप्रोच करते हैं, कोई लोकल ब्रोकर्स होते हैं वो वर्की को अप्रोच करते हैं कि आपके पास ऐसा कोई स्पेस है, हमें स्पेस चाहिए हमारे क्लाइंट को। वो ऑनलाइन कहीं जाएंगे तो वो वर्की की तरफ डाइवर्ट होगा। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स, आईपीसी, जितने भी चैनल्स, उनके कोई दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, फ्रेंड्स होंगे, तो कोई ना कोई वर्की को रिकमेंड कर देगा। तो एक ही इंक्वायरी 4 बार 5 बार वर्की के पास आती है अलग अलग चैनल्स के थ्रू। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज ही है कि अगर किसी को शहर में आना है तो वो वर्की से ज़रूर बात करेगा, मिलेगा, समझेगा, हमारी ऑक्यूपेंसी देखेगा, हमारे एसेट्स देखेगा और फिर वो डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ जाना है। जब आपने मैनेज्ड ऑफिस वर्किंग का काम स्टार्ट किया, वो जैसा आपने बताया कि आप तो एक कंपनी का नॉर्मली रेंट पे दे रहे थे, वहाँ से आपको आइडिया आया, तो लोगों ने ये नहीं बोला जब आपने स्टार्ट करा, घर में, परिवार ने, दोस्त ने, कि यार क्या मन तुम ये कर रहे हो, ये इंदौर में चलेगा नहीं चलेगा, उस तरह की चीज़ें आई थी आपके साथ प्रॉब्लम? नहीं, देखिए, हमारे साथ क्या होता है लकीली कि हम बैक टू बैक डिमांड ड्रिवन काम कर रहे थे। तो बैक टू बैक डिमांड ड्रिवन क्या होता है कि आज आप मेरे पास आए, आपने कहा कि सर मेरे को 200 लोगों का ऑफिस चाहिए, तो मेरा कोई स्पेकुलेशन था ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं जगह लेता हूँ, बनाता हूँ, दे देता हूँ आपको, मेरा डिपॉजिट ये रहेगा, मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे। आपने कहा ओके सर, मेरे को चलेगा क्योंकि मेरे को तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे करके हमने शुरुआत की थी। थोड़ा बहुत जरूर स्पेकुलेटिव किया था, बट हमारा क्योंकि डिमांड ड्रिवन ग्रोथ था तो हमें चैलेंज नहीं आया। और ऐसे हमने सारे शहर, दूसरे शहरों में भी ग्रो किया है। हम 18-20 शहरों में हैं अभी कंट्री के, हमारे 55-60 बिल्डिंग्स हैं। इंदौर में हमारे 18-20 बिल्डिंग है, तो हमने इसी पैटर्न पे ग्रो किया है। तो फॉर एग्जांपल जैसे इसके पहले हमने ब्रोकर्स की बात करी, तो हम बात करें उन ब्रोकर्स की जो रेंटल ब्रोकर्स है, जो रेंटल सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं, तो क्या जैसे ये कोवर्किंग स्पेसेस कंपनीज जो हैं, जो मैनेज्ड ऑफिस देती हैं, क्या ये उनका बिजनेस कम करेगी, क्या उनका रेवेन्यू कम करेगी? नहीं, ये बेसिकली कोलैबोरेशन ज़्यादा होता है। जैसे आज कोई ब्रोकर है, उसके पास कोई इंक्वायरी आई कि किसी को 500 स्क्वायर फीट का, 1000 स्क्वायर फीट का, 5000 स्क्वायर फीट का ऑफिस चाहिए, या 20 सीट, 2 कैबिन्स, जो भी रिक्वायरमेंट आई, तो वो हमारे पास आता है। हमारी सेल्स टीम उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, वो ट्रांजैक्शन को क्लोज करती है और उसको उसमें बाकायदा ब्रोकरेज भी मिलती है। तो जो ब्रोकर हमारे पास कोई लीड लेकर आते हैं तो 90% चांस है कि वो लीड एक ही बार में क्लोज हो जाती है। यानी उनको मल्टीपल जगह या मल्टीपल डेवलपर्स या मल्टीपल लैंडलॉर्ड से बात करना, निगोशिएट करना नहीं करना पड़ता है। एंड टू एंड कस्टमाइजेशन है, फर्नीचर बनाना है। अब आप कोई भी लैंडलॉर्ड नहीं समझता है कि यार मेरे को फर्नीचर बना के आप ऑफिस दो, और टेनेंट्स को अब फर्निश्ड ऑफिसेस चाहिए। तो वर्की वहाँ पे आता है, वर्की बोलता है आपको जो बिल्डिंग में चाहिए हम आपको वो ऑफिस दे देंगे, जैसी फर्निशिंग करनी है हम वैसी फर्निशिंग कर देंगे, और रेंट भी बड़ा रीजनेबल रहता है हमारा। तो ब्रोकर्स का तो मतलब हमारे यहाँ तो ऐसे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ शुरुआत की थी, वो आज 4-4, 5-5 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हैं, क्योंकि हमने ही उनको बताया है ये कैसे करते हैं काम, कैसे ट्रेन करते हैं। तो हमने ब्रोकरेज में ही ऑलमोस्ट 15-20 करोड़ रुपए तो बांट दिए अभी तक। सावन जी, अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने इंदौर में कम्युनिटी बनाई है, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी। तो उसमें से जो ऐसे लोग हो कम्युनिटी से, जो भी यंग ऐसे रियल्टर हो जो रेंटल में काम करते हैं, तो बेसिकली वो वर्की के साथ अगर काम करना चाहते हैं तो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, वो हम लोग इम्पैनल करते हैं ब्रोकर्स को। हमारे रेगुलरली हमारा एक कम्युनिटी बनी हुई ब्रोकर्स की, जहाँ पे हमारी इन्वेंट्री अपडेट होती रहती है, उनको पता चलता रहता है क्या क्या इन्वेंट्रीज है, और अकॉर्डिंगली वो वर्की के साथ जुड़ सकते हैं। जो नए ब्रोकर्स रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वो आप तक कैसे? तो हमारे वो सेल्स टीम को अप्रोच करें और सेल्स टीम उनको आगे कर लेगी। हमारे वर्की का कहीं पे भी कोई भी नंबर ले सकते हैं वो, और वर्की के टीम से बात करें और ब्रोकर्स की तरह इम्पैनल हो जाए। आप काफ़ी स्टार्टअप पे, मैंने देखा है आप काफ़ी स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं। मैंने आपको देखा है कई सोशल इवेंट्स भी करते हैं जिसमें नेचुरल एक नए यंगस्टर्स को मौका मिले स्टार्टअप करने के लिए। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? आपने एक वर्की कंपनी स्टार्ट करी, उस आपको क्या चीज़ एनर्जी देती है वो करने के लिए? सो बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि जब तक कोई बड़ा इकोसिस्टम नहीं बनता, आप एज अ होल आपका शहर, आपका देश ग्रो नहीं कर सकता।
हम बात करते हैं हमारी कंट्री, मतलब 25, 30, 40 साल से सुन रहे हैं कि वी आर डेवलपिंग कंट्री। तो हम डेवलप कब होंगे? डेवलप तब होंगे जब हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर अच्छा बिजनेस करे, अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे, इंडिपेंडेंट करें लोगों को, सबको। और वो चीज़ मुझे लगती है शायद हम नए स्टार्टअप्स को प्रमोट करके, सपोर्ट करके, जो गलतियां हमने स्टार्टिंग में करी वो लोग ना करें। जो कनेक्शन उनको चाहिए, जो मार्केट का एक्सेस चाहिए, अगर उनको कोई फंडिंग की रिक्वायरमेंट है तो हम ये सब चीज़ों का एक्सेस उनको दिला के स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। तो ये मेरा बहुत पैशन है, मैं स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने का, और जितना हो पाता है उतना करता हूँ। हमारी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं इसकी। मैं टाई मध्य प्रदेश का भी प्रेसिडेंट हूँ, इन्वेस्ट इंदौर का सेक्रेटरी हूँ, और पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को हमने बहुत अच्छे से ड्राइव किया है। इनफैक्ट टाई ने हमको ग्लोबल लेवल पे बेस्ट चैप्टर का अवार्ड भी दिया है इस साल। तो हमारी कोशिश ये है, हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो चैलेंजेस आ रहे हैं या आईटी कंपनीज को यहाँ पे आने में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको हम ओवरकम करने की कोशिश करते हैं और एक कोहेसिव एनवायरनमेंट बनाते हैं जहाँ लोगों को ग्रोथ मिले। सावन जी, हाल ही में जैसे हम स्टार्टअप की बात कर रहे थे तो पीयूष गोयल जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने जो फाउंडर हैं बोट कंपनी के अमन गुप्ता को, उनको एक रील बड़ी वायरल हो रही थी कि उन्होंने बोला कि हम लोगों को जो इनोवेशन, हम जो एंटरप्रेन्योर की बात करें, स्टार्टअप की बात करें, उसमें कुछ अच्छा इनोवेशन लाओ। ये तुम चीज़ों प्रोडक्ट्स को रीपैकेजिंग करके बेच रहे हो, उसको तुम स्टार्टअप कह रहे हो, तुम उसको वो फंडिंग कर रहे हो। तो मुझे ऐसा, आपको क्या लगता है कि इंडिया में हम बोल तो रहे हैं कि स्टार्टअप करना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए, क्या उतना हमारे यहाँ के यंग लोगों को मौका मिल रहा है, अपनी फंडिंग मिल रही है, उतना सपोर्ट मिलता भी है एक्चुअल में? तो मैं जैसे पीयूष गोयल जी ने बोला था, पीयूष गोयल जी का मतलब था कि स्टार्टअप तो आप लोग कर रहे हो, बट हमारे यहाँ कोई डीप टेक स्टार्टअप, एआई में, स्पेस में बहुत ज़्यादा जिस तरीके से चाइना में या यूएस में काम हो रहा है, कहीं ना कहीं वो काम हमारे यहाँ मिसिंग है। तो वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, तो उसका इंटरप्रिटेशन कुछ अलग हो गया। बट एनीवेज उनका थॉट प्रोसेस ये था कि हमारे यहाँ पे डीप टेक के स्टार्टअप्स बने, कोई ऐसे बड़े बड़े स्टार्टअप्स बने जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। रही बात स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम की, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत है। छोटे से छोटा काम है, बड़े से बड़ा काम, जहाँ एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर सकते हो, लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं हमारी देश की इकोनॉमी को हेल्प कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है। आप इंडिया में अभी आप कितनी सिटीज़ में काम कर रहे हैं, कितने स्टेट्स में काम कर रही है वर्क की? हम लोग लगभग 8 स्टेट्स में काम कर रहे हैं और 18-20 शहरों में हमारे ऑपरेशंस हैं। इन 8 स्टेट्स या 18-20 जो शहर में आप काम कर रहे हैं, इसमें से आपको कौन सा ऐसा शहर आपको इंडिविजुअल पसंद आया कि मुझे यहाँ का कल्चर अच्छा लगा काम करने में? बैंगलोर, पुणे 2 सिटीज़ है जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करने में और जहाँ हम काफ़ी ग्रो भी कर रहे हैं। और क्योंकि प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अपने यहाँ पे इंदौर में थोड़ा लेबैक एटीट्यूड है, सबका ही लेबैक एटीट्यूड है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मिसिंग है। जैसे मैं कोलकाता में भी हम लोग ट्राई कर रहे थे, कोलकाता में और हमारे साथ लेबैक एटीट्यूड है, तो हम कोलकाता स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि हमें ऐसी जगह नहीं जाना है जहाँ पे हमें बहुत स्ट्रगल या ग्रोथ में चैलेंजेस आए। तो बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, ये 3 मार्केट्स हैं जहाँ पे हम अच्छा बड़ा ग्रो कर रहे हैं। हाँ, तो इंदौर और दूसरे शहरों में हम बात करेंगे। इंदौर में प्रोफेशनलिज्म कम है, तो बेसिकली क्या प्रोफेशनलिज्म कम है? आपका जो प्रोफेशनलिज्म देखते होंगे वो आप एक एज ए बिजनेसमैन के कारण देखते होंगे, रेंट पे जगह लेने वाला वो अपनी तरीके से, क्या मतलब उसे हम कैसे बता सकते हैं कि लोग ये प्रोफेशनलिज्म, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? देखिए, बेसिकली प्रोफेशनलिज्म का मतलब है कि आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। आपने कहा 10 बजे मिलने वाले तो 10 बजे मिलना चाहिए। ये हमारे यहाँ पे लोग टाइम को समझते ही नहीं, वो 10 को 10:30 समझते हैं। बस यार, तो 1 सेकंड में लेट आया तो कंटिन्यू है ना, ऐसा लग रहा है भैया मेरे पे ताना मार रहा है। अरे नहीं, मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ इन जनरल। ठीक है, करें स्टार्ट। नहीं, देखिए, कमिटमेंट एक सबसे बड़ी चीज़ है। आप अगर कोई किसी को कमिट कर रहे हो, कोई भी चीज़ कमिट कर रहे हो, तो आपको उसको ऑनर करना चाहिए। चाहे वो कोई मिलने का टाइम हो, चाहे वो आपकी कोई डील हो, या आपका कोई ट्रांजैक्शन हो, या आपकी कोई टाइमलाइंस हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मीट करना। हम लोग बहुत परेशान होते हैं। जैसे आज हमने तो हमारे क्लाइंट को कमिटमेंट दे दिया कि हम आपको 1 अप्रैल को या 1 अगस्त को ऑफिस देंगे, और उसके अलाइन हमारी टीम काम करती है। बट जो हमारे वेंडर्स होते हैं वो टाइम पे डिलीवरी नहीं देते, तो एंड ऑफ द डे हमारी बात खराब होती है क्लाइंट के सामने। वो 1 अगस्त का है, वो 5 अगस्त या 10 अगस्त को डिलीवरी हो जाती है।
तो हमारे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होता है कि यार हम लोग इसको कैसे संभाले। बट वही है कि ये इंदौर में ही चैलेंजेस हैं, यहाँ के वेंडर्स का लेबर एटीट्यूड है, यहाँ के उनके एम्प्लॉयज़ का लेबर एटीट्यूड है। तो कहीं ना कहीं इस कारण से एक जैसी कोहेसिव प्रोफेशनल एनर्जी चाहिए शहर में, वो नहीं है। मतलब हमारा शहर ही लेट उठता है। आप 12 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे तो लोग स्टार्ट करते हैं काम करना यहाँ पे, और वहीं मेट्रोज में देखो तो 9-10 बजे के आसपास तो पूरी एनर्जी आ जाती है ऑफिस में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रोफेशनलिज्म की कमी है। अब बेटर कर रहा है, इम्प्रूव कर रहे हैं हम एज अ सिटी एज अ होल। सो सावन जी, मेरा आपसे ये पूछना है कि जैसे आपने इंदौर से शुरुआत करी, जैसा कि आपने बताया कि सेंट्रल मॉल से आपने शुरुआत करी, तो बेसिकली आपने जब इतना एक्सपांड किया, फॉर एग्जांपल एक दुकानदार के लिए एक दुकान डालना और उसको एक्सपांशन ले जाना, उसके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मुझे लगता है शायद इस बिजनेस में ऐसा होता होगा। तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, आपको किस तरीके से आपने इतनी जल्दी एक्सपांड कर लिया इस बिजनेस को? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी हो, दुकानदार हो या ऑफिस हो या कोई कंपनी हो, जब तक उनके सिस्टम प्रोसेसेस और एम्प्लॉयज़ अगर ये सही नहीं है तो आदमी कोई भी ग्रो नहीं कर पाएगा। और हमें कहीं ना कहीं सिस्टम प्रोसेसेस बनाना बहुत ज़रूरी है। जो हम टियर 2 वाले कहीं ना कहीं मात खाते हैं इसमें, हमारे सिस्टम प्रोसेसेस होते नहीं है और हम लोग फायर फाइटिंग मोड पे रहते हैं हरदम। तो हमने भी बहुत स्ट्रगल किया है। शायद हम लोग आज जो हमने ग्रोथ की है, हो सकता है हमने 5 साल पहले कर ली होती, अगर हमारे कुछ बेटर सिस्टम प्रोसेसेस और अच्छी टीम हमें मिलती, अच्छा टैलेंट मिलता, तो ये फास्ट ग्रोथ होती। तो यही एक सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है एक टियर 2 के एंटरप्रेन्योर को आता है। मैं एक सरल सवाल पूछता हूँ। आज अगर फॉर एग्जांपल मुझे 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस लेना है कहीं पे, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं आज कहीं भी अच्छी जगह जाऊँ, विजयनगर या सपना संगीता, तो मुझे 40,000 या 50,000 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेट मिल जाएगा। तो मैं अगर वहीं कोवर्किंग में अपनी स्पेस लेना चाहता हूँ तो मुझे बजट में कितना डिफरेंशिएट आएगा? सो बेसिकली आप अगर मान लीजिए एक ऑफिस खुद से बनाते हैं, 1000 फीट का 40-50 हज़ार रुपये के रेंट पे लोगे, उस पर आप इंटीरियर फिट आउट करोगे, तो 1000 स्क्वायर फीट पे एक अच्छा ऑफिस बनाने में आपको 10-15 लाख रुपए लग जाएंगे। और वो जो 15 लाख है इवेंचुअली 3-4 साल बाद वो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो आप अगर वो कैपिटल की कॉस्ट को भी आपका रेंट का अगर पार्ट आप जोड़ लोगे तो वो ऑफिस आपको लगभग 100 रुपये के आसपास पड़ेगा। आप टिपिकली वो आप देख नहीं पाते हो, बट इवेंचुअली वो 100 रुपये का ऑफिस पड़ता है। और आप हमारे पास आते हो और आप हमको बोलते हो कि मेरे को एक ऑफिस स्पेस चाहिए, तो शायद ये ऑफिस हम आपको 60-70 हज़ार रुपये में दे देंगे, जो एक फुल्ली फर्निश्ड ऑफिस रहेगा, मोर और लेस आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना हुआ रहेगा, आपकी थीम के हिसाब से बना हुआ रहेगा, आपके कलर्स के हिसाब से बना हुआ रहेगा। तो फर्निश्ड ऑफिस हो गया। आप उसके ऊपर बोलोगे मुझे कुछ कॉमन शेयर्ड एमिनिटीज़ चाहिए, जैसे हाउस कीपिंग, टी कॉफ़ी, वाटर, जनरल मेंटेनेंस, ये सब चाहिए। तो ये सब करते कराते आपको 1 लाख रुपए में एक ऑफिस स्पेस मिल जाएगा, जो फुल्ली फर्निश्ड, प्लग एंड प्ले, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इंक्लूडिंग पावर बैकअप, इंक्लूडिंग मैन पावर, हाउस कीपिंग, एडमिन सपोर्ट। लाइट कभी आपकी ख़राब हो रही है तो वो इमिडिएटली कोई आके लाइट ठीक कर देगा, पूरा मेंटेनेंस कर देगा। तो ये आपको शायद 1 लाख रुपए में एक ऑफिस मिल जाएगा। ये जो आप मेंटेनेंस की बात करें सावन जी, के एक्चुअल में कंपनी, जैसे मैं वर्किंग की बात करूं, एक्चुअल में कंपनी डिलीवर कर पाती, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस दे पाती कि प्रॉब्लम्स आ रही है? तो हमारे यहाँ पे इन हाउस ही 25-30 लोगों की टीम मेंटेनेंस में ही है। 5-6 इलेक्ट्रिशियंस हैं, एसी वाले बंदे हैं, पेंटर्स है, कारपेंटर्स है, ये सब हमारे फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं। और आज अगर कोई भी कंपनी के लिए इतना बड़ा स्टाफ रखना मुश्किल नहीं है। हमारे लिए इसलिए ईजी क्योंकि हमारे बड़ा है, 4-5 लाख स्क्वायर फीट जगह हमारी इंदौर शहर में है। तो यही टीम सब इधर उधर जाके मेंटेनेंस का काम करती है। अब इमेजिन करो आपके यहाँ कभी कोई फॉल्ट हो जाए इलेक्ट्रिसिटी का, आप किसी इलेक्ट्रिशियन पे डिपेंडेंट हो और वो आपकी उसके बेसिस पे आपका ऑफिस का काम चल रहा है, 6 घंटे 5 घंटे 8 घंटे बाद वो आता है, फिर वो देखता है, समझता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आपको कितना नुकसान हो रहा है, इतने सारे लोग आपके फ्री बैठे हैं ऑफिस में, कितना बड़ा लॉस हो रहा है आपको। तो वो चीज़ें फैक्टर इन नहीं होती। और जब आप वर्की जैसे सेटअप में आते हो तो आप एक टोटल इकोसिस्टम का पार्ट बनते हो। तो इकोसिस्टम का पार्ट बनते हो तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट का एक्सेस, नेटवर्क का एक्सेस मिलता है, आपको अपने कस्टमर यहीं मिल जाते हैं वर्की में आते हो। तो आप मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चला रहे हो और आपके पहले 4 कस्टमर आपको वर्की में ही मिल गए, या आप कुछ काम कर रहे हो, आपको अपने कस्टमर्स यहाँ मिल गए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स काम करता है, बहुत सारी कंपनीज काम करती है, अलग अलग टाइप के अलग अलग फील्ड के लोग काम करते हैं। तो वो पूरा एक इकोसिस्टम आपको वर्की में मिलता है। सावन जी, आपने स्टार्टअप फंडिंग के लिए भी एक इवेंट करा था कुछ समय पहले और आप करते रहते हैं कंटिन्यूसली। आपको कुछ ऐसा लगा कि इस बंदे को मैंने हेल्प करी
फंडिंग कराने में, या ये मेरे माध्यम से इस पर कुछ अच्छी फंडिंग मिले, अच्छा कुछ ग्रोथ करा? तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, इनफैक्ट मेरी 3-4 कंपनीज शार्क टैंक पे भी आई है जो इंदौर की थी। क्यारी करके एक कंपनी है जो प्लांटर्स में है, तो वो हमारा वर्क स्पेस भी यूज़ करती है और हमने उसको इनिशियल फंडिंग भी की थी। फिर एक कंपनी है स्टेज एक OTT ऐप है जो इंदौर से शुरू हुआ था, हमारे स्पेस से शुरू हुआ था। हमने उनको इनिशियल स्टार्टिंग में वी वर द फर्स्ट इन्वेस्टर इन द कंपनी और हमें उसमें बहुत अच्छा एग्जिट भी मिला। इनफैक्ट अभी भी हम उस कंपनी में एज एन इन्वेस्टर है। वो शार्क टैंक में गई, वो लोग नोएडा शिफ्ट हो गए और एक अपने आप में एक बहुत बड़ी OTT ऐप है। वो हरियाणवी मारवाड़ी जॉनर में OTT कंटेंट बनाते हैं और अब तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस और ऐड कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको दे सकता हूँ जो हमारे यहाँ पे कंपनीज आई, जिनको हमने फंडिंग करी, जिनको सपोर्ट दिया, मार्केट का एक्सेस दिया, कहीं ना कहीं हमारे नेटवर्क का एक्सेस दिया और वो अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोवर्किंग स्पेस जैसी आज वर्क की जितनी बड़ी कंपनीज की कितनी रिक्वायरमेंट होती है रियल एस्टेट डेवलपर्स को? सो बेसिकली रियल एस्टेट डेवलपर आपको समझना पड़ेगा कि काम कैसे करते हैं। रियल एस्टेट डेवलपर, एक टिपिकल डेवलपर वो होता है जिसको अपना ऑफिस या कमर्शियल बिल्डिंग बेचनी होती है। और दूसरी बात ये होती है कि आज कोई डेवलपर को कोई बिल्डिंग बेचना है और कोई प्री लीज प्रॉपर्टी है तो फटाफट बिकती है। तो अब आप इमेजिन करिए, आप एक डेवलपर हो, आपने 1 लाख स्क्वायर फीट की एक बिल्डिंग बना ली और आप कस्टमर ढूंढने जा रहे हो कि मेरे को कोई इन्वेस्टर मिल जाए जो स्पेस ले या मेरी स्पेस खरीदे। और वहीं पे आप जाते हो, आप बोलते हो कि बॉस ये कंपनी है, इसने प्रीलीज कर रखी है पूरी 1 लाख स्क्वायर फीट जगह और मैं इसको बेच रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे है ना Tier 2 में कॉन्सेप्ट है, 50 पैसे 55 पैसे में स्पेस बिक जाती है। तो 6% का भी अगर एनुअल रेंटल रिटर्न आ रहा है तो डेवलपर अपना स्पेस बेच देता है। तो डेवलपर को तो बहुत बड़ी लिक्विडिटी मिलती है क्योंकि उसका माल बहुत इजीली बिकता है और हम डेवलपर के साथ कोलैबोरेट करके उसका स्पेस ले लेते हैं, बल्क में स्पेस ले लेते हैं, हम एमिनिटीज क्रिएट करते हैं उस बिल्डिंग में और देन वो फ्रैक्शनल उसको अलग अलग ऑफिस करके बेचना है, जैसे ही बेचना है वो बेच देता है और सबके लिए विन विन होता है। तो जो इन्वेस्टर है उसको डे 1 से रेंट मिल रहा है, डेवलपर है उसका पूरा बिल्डिंग का पैसा निकल गया, उसने पूरी बिल्डिंग बेच दी। हमारे लिए ये है कि हमारे हिसाब से बिल्डिंग बन गई, हमने हमारे हिसाब से एमिनिटीज क्रिएट करवा दी और हमने उस जगह को हमारे क्लाइंट्स को दे दिया। सावन जी, अभी आपने बात करी एनुअल रिटर्न की, तो इंदौर का जो एक बनिया आदमी है, जो एक व्यापारी आदमी है, उसको तो 2% का ब्याज समझ में आता है, साल का 24% रिटर्न। मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेशन जो लोग रखते हैं ये मेरे हिसाब से गलत रखते हैं। अगर आज मैंने 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस कहीं खरीदा 7000 रुपये स्क्वायर फीट में, 8000 स्क्वायर फीट में, तो क्या आपको लगता है कि सही एक्सपेक्टेशन इतने % एनुअल रिटर्न की एक इन्वेस्टर की होना चाहिए, मुझे इतना % किराया जाना चाहिए? ये देखिए, एनुअल रिटर्न का अगर मैं रेंटल यील्ड बोलूँ तो 5 to 7% आना चाहिए और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन है वो अलग है। तो अगर आपको 5 to 7% भी अगर एनुअल यील्ड आ रहा है, आपने अगर मान लीजिए बैंक से फाइनेंस कराया है और आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7% है और आपको 7%, 5%, 6% का रिटर्न आ रहा है, तो मोर और लेस इट इज़ वेरी टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग। और इवेंचुअली आप 5 साल 10 साल में कंपाउंडिंग करते हो उसको, तो आपको कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन भी मिलता है। आपने 5000 6000 में कोई ऑफिस लिया था, 4000 में लिया था और वो 5 साल 10 साल बाद 10,000 15,000 रुपये का हो जाता है, तो आपको वो भी एप्रिसिएशन मिलता है। तो ओवरऑल यील्ड बेटर होता है। इट इज़ जस्ट दैट आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो, कौन सी बिल्डिंग में ले रहे हो, कौन से डेवलपर का ले रहे हो और वहाँ पे एंड यूज़र इकोसिस्टम कैसा है। अगर आप देखेंगे अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छा एंड यूज़र इकोसिस्टम है, वहाँ पे हरदम ऑफिसेस की डिमांड रहेगी। तो डेवलपर्स को भी समझना चाहिए कि हमें ऑफिस बनाने के बाद में उसको मेंटेन भी करना चाहिए, बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए और क्लास ए लेवल पे हमें उसका, अगर बिल्डिंग का मेंटेनेंस करेंगे तो कभी भी हमें एंड यूजर्स की वो नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आपने बात करी डिमांड की, तो आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा इंदौर में सुपर कॉरिडोर की, बाईपास पे जो नई बिल्डिंग्स बन रही है। आज अगर मैं विजयनगर पे स्काई कॉर्पोरेट बिजनेस पार्क हो या ऐसी कोई भी ऐसी बहुत सारी जो अच्छी बिल्डिंग्स हैं, नई बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे भी अगर मैं ऑफिस लेने जाऊँगा तो मुझे 2-4 ऑफिस, 5 ऑफिस, 10 ऑफिस मिलने की गुंजाइश है। सुपर कॉरिडोर पे लाखों स्क्वायर फीट कमर्शियल बिल्ड हो रहा है, उतना बन रहा है, क्या आपको लगता है उतनी डिमांड वहाँ पे? देखिए, सुपर कॉरिडोर पे लगभग हमारा एक एस्टिमेट है 4 से 5 मिलियन स्क्वायर फीट का एसेट आ रहा है। 4 से 5 मिलियन स्क्वायर फीट यानी लगभग 40-50 लाख स्क्वायर फीट जगह होती है जो सुपर कॉरिडोर पे आ रही है। और सुपर कॉरिडोर पे फ्रैंकली स्पीकिंग अभी इतना कंजम्पशन नहीं है, मतलब क्योंकि उस लेवल की कंपनीज अभी इंदौर में आई नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं
क्रेडाई को, डेवलपर्स को, स्टेट गवर्नमेंट को इंदौर एज अ ब्रांड पिच करना पड़ेगा पूरे इंडिया में, इंटरनेशनली, और कंपनीज को अट्रैक्ट करके लाना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये जो रियल एस्टेट का ग्रोथ है ये कहीं ना कहीं हमारा बबल बस्ट हो जाएगा। सुपर कॉरिडोर में जो 30, 40, 50 लाख फुट का जो स्पेसेस आ रहा है ये इन्वेस्टर्स के हाथ में रह जाएगा और ये जंगल बना रहेगा, कंक्रीट का जंगल जहाँ पे कोई नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत टाइम है, यहाँ अभी अच्छे इनिशिएटिव लेने चाहिए। कंपनीज अगर आएगी इंदौर में तो रियल एस्टेट कमर्शियल तो चलेगा ही चलेगा, साथ में रेसिडेंशियल भी चलेगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयज आते हैं, जो लोग शिफ्ट होते हैं इंदौर में, वो यहाँ पे घर खरीदते हैं, घर रेंट पे लेते हैं, तो पूरा इकोसिस्टम बनता है। तो क्रेडाई जैसी संस्थाओं को मैं बोलता रहता हूँ, चाहे आप रेसिडेंशियल के हो या कमर्शियल के हो, आप लोगों को एक बड़ा एक्सपेंडिचर इंदौर को एज अ ब्रांड बनाने के लिए करना चाहिए पूरे कंट्री में, और यहाँ पे कंपनीज को अट्रैक्ट करके लाना चाहिए। हम जैसे बात करें कल्चर की, अगर हम कोवर्किंग स्पेस में सिंगल सीट भी रेंट पे मिलती है भाई, अगर मुझे सिंगल पर्सन भी अगर कहीं काम करना है तो मैं कोवर्किंग में कर सकता हूँ। तो कहीं घर पे बैठ के काम करना या किसी नॉर्मल जगह पे काम करना और कोवर्किंग में काम करना, क्या आदमी की मेंटलिटी में भी कुछ चेंज आता है, उसको कल्चर अच्छा मिलता है? आप तो एक सिंपल सी बात है, आप घर पे बैठ जाओ 4 घंटे के लिए, बेल बज रही है, कुरियर वाला आ रहा है, कोई टीवी ऑन हो गया, कहीं पे कुछ भी आ गया, आपको वो कंटिन्यूटी और कमिटमेंट ही नहीं मिल पाता है। खाना खाने के लिए उठ गए, चाय के लिए जा रहे हो, कॉफी के लिए जा रहे हो, और घर वालों ने कोई काम नहीं दिया, अरे यार बैठे तो हो, जाओ लेके आ जाओ, मतलब आपकी वो कंसिस्टेंसी ही नहीं आएगी घर पे वो बैठ के काम करने के लिए। और वहीं आपको एक ऑफिस स्पेस में जाके बैठते हो तो आप डेडिकेटेडली अपने काम में, अपने बिजनेस में फोकस करते हो, सोचते हो और उसको ग्रो करते हो। तो प्रोडक्टिविटी का तो डिफरेंस आता है। ये 90% लोगों ने ये बोला है कि घर से ऑफिस में वो ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, यहाँ लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, आइडियाज मिलते हैं, और कहीं ना कहीं उनका मेंटल ग्रोथ भी होता है। और वहीं आप घर पे अगर आप काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम अपने आप बहुत हुआ था, घर पे काम करते हो तो आप एक आइसोलेशन में काम करते हो, तो कहीं ना कहीं आप क्योंकि हम लोग एक सोशल एनिमल है, हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो शायद हमें मजा आता है। और वहीं आप एक आइसोलेशन में अकेले काम करते हो तो कहीं ना कहीं आप मेंटली भी आपको मजा नहीं आता है, आप एक बहुत लिमिटेड एक्सेस एरिया में काम करते हो। सावन जी, सैमसंग कंपनी ने हाल ही में चेन्नई में 61,000 स्क्वायर फीट मैनेज्ड ऑफिस कुछ स्पेस ली है, तो आपको लगता है ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी अब आप मैनेज्ड कंपनी, वर्की जैसी कंपनी इसको पिच कर रही है कि बड़े बड़े स्पेसेस? तो अभी हमने रिसेंटली बैंगलोर में कंपनी को जगह दी, 1500 सीट्स उन्होंने हमसे लिए, हमारा मतलब एक बड़ा सेंटर बैंगलोर में उनके साथ आया है। देखिए इनका तो पेन पॉइंट है आज इन कंपनीज का, जिस लेवल का कॉस्ट है। सैमसंग जैसी कंपनी पहले शायद कोई बिल्डिंग लेती थी, उसको रेंट पे लेती थी, 9 साल की लीज करती थी, उसमें फिट आउट करती थी, पूरा प्रोजेक्ट होता था, आर्किटेक्ट्स को अपॉइंट होके पूरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर ये वो सब बनता था, उसके बाद में वो उनकी सर्विसेज की कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट थी। और जब उसी के सामने हमारे जैसा कोई प्लेयर आता है और बोलता है कि बॉस आपका ये कॉस्ट है, मैं आपको 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 रुपये पर सीट में ये कवर कर रहा हूँ, या 5,000 रुपये पर सीट में कवर कर रहा हूँ ये एमिनिटीज के साथ, तो उनके लिए बहुत बड़ा कॉस्ट सेविंग है। और उनकी कमिटमेंट 3 साल 5 साल की रहती है हमारी जैसी कंपनीज के साथ में। 5 साल के बाद उनका फ्रीडम है कि उनको और बड़े कैंपस में जाना है तो वो और बड़ी जगह जा सकते हैं, उनको अगर कोई छोटा करना है कैंपस तो छोटा कर सकते हैं। तो वो कोई भी किसी भी तरीके के बंधन में नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आज हमारे जैसे ऑपरेटर्स के साथ काम करने में। सावन जी, बेसिकली आपका काम कोवर्किंग स्पेस का है, तो ये आप जहाँ स्पेस देते हैं वो मेजरली बिल्डिंग में देते हैं। क्या आपको लगता है इंदौर में जो बिल्डर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, वो बिल्डिंग उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं बना रहे हैं? क्या कुछ सुधार करना चाहिए? सो बेसिकली क्या होता है आज है ना, मेट्रोज में आप अगर डेवलपमेंट की बात करो तो अब जितना भी नया प्रोडक्ट बनता है सब ग्रेड ए एसेट होता है। हमारे ग्रेड ए एसेट कोई समझता ही नहीं है। हमारे यहाँ बिल्डर या डेवलपर ये समझता है कि मैं कैसे पैसे बचाऊं और कैसी बिल्डिंग बनाऊं। हमारे बहुत लिमिटेड डेवलपर हैं जो अच्छा काम करते हैं और ग्रेड ए एसेट बनाते हैं। ग्रेड ए एसेट कभी भी खाली नहीं रहेगी। आप ये नोट कर लीजिएगा, इंदौर शहर में हमारे पास 20 बिल्डिंग्स है, हमारी सारी बिल्डिंग कंप्लायंट है। हमारे लोग कंप्लायंसेस नहीं करते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना, डेवलपर समझते नहीं है क्या होता है, नगर निगम देता है, लेना पड़ता है। फायर एनओसी लेना, पोल्यूशन का एनओसी लेना, आईजीबीसी सर्टिफिकेशन करवाना, लीड प्लैटिनम या लीड गोल्ड लेवल पे बिल्डिंग को थॉट प्रोसेस देना। बहुत लिमिटेड डेवलपर्स हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं इंदौर शहर में। और मुझे लगता है इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 200-300 रुपये स्क्वायर फीट शायद कॉस्ट बढ़ती है, बट ये पक्की बात है, अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, अच्छा फसाड बनाएंगे, अच्छी लॉबी बनाएंगे, अच्छे कॉरिडोर देंगे, अच्छी स्पेसेस देंगे, तो आपको वो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट भी महंगा बिकेगा।
ये लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा बना लें या छोटे कॉरिडोर देते हैं या छोटे स्पेसेस देते हैं, तो उनको लगता है हमारा सेलेबल ज़्यादा रहेगा, बट ऐसा नहीं है। आप अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, 400-500 रुपये स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करिए, वो 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको 2000 रुपये ज़्यादा देके निकलेगा। ये डेवलपर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एसेट सारे ग्रेड ए ही बनाने चाहिए या अच्छे एसेट बनाने चाहिए जिसको वो इमीडिएटली रेंट पे डाल सके। कॉलम के स्ट्रक्चर्स, दूर दूर बड़े बड़े फ्लोर प्लेट बनाए, मतलब बहुत छोटी छोटी बातें ये। मैं तो सोचता हूँ कभी कोई मेरे पास मैप आता है वेट करने के लिए, स्टार्टिंग में आपने बहुत सारे कॉलम डाल दिए, बहुत सारे बीम डाल दिए, पीटी यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है। मैं तो इतना ही बोलूंगा कि अगर कोई इंदौर में बिल्डिंग बना रहा है, उसको बिल्डिंग बनाने के पहले एटलीस्ट गुड़गांव या बैंगलोर जाके 15, 20, 25 नई बिल्डिंग्स को देखना चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। वैसी नहीं तो उनसे कुछ इंस्पायर होके वो कुछ बनाए, अच्छे बिल्डिंग्स बनाए। हमारी जैसी कंपनी स्ट्रगल करती है, अभी मेरे पास कोई बिल्डिंग नहीं है इंदौर में जो मैं साइन करूं, जो अच्छा ग्रेड ए एसेट है। मुझे चाहिए, अभी मेरे पास 2 लाख स्क्वायर फीट का डिमांड है इस समय पे, पर मेरे पास एसेट ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा आप बताओ? कोई डेवलपर ने वैसा प्रोडक्ट बनाया नहीं है और एंड ऑफ द डे वो कस्टमर फिर इंदौर आएगा नहीं। अब ये सुपर कॉरिडोर पे जो इन्वेंट्री आएगी उसमें कितना एसेट ग्रेड ए बनता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो लीज होगा। अदरवाइज जो ग्रेड बी और ग्रेड सी एसेट है ये लंबा नहीं चलने वाला है। तो इंदौर में सावन जी, आज आप इस बिल्डिंग टेंटेटिव में आप काम कर रहे हैं, तो आप कौन सी बिल्डिंग का एग्जांपल देना चाहेंगे कि यार वो इसलिए ग्रेड है और इसलिए अच्छी बिल्डिंग है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने C21 बिजनेस पार्क लिया था 2019 में, रेडिसन के सामने एक बिल्डिंग है। तो उन्होंने थॉटफुली, जो भी आर्किटेक्ट था उसने सब हाई स्पीड लिफ्ट लगवाई। 10th फ्लोर एक लिफ्ट, तो उसमें शायद 3.5 मीटर पर सेकंड की लिफ्ट है। मेरे को लगता है इंदौर में शायद ही कोई लिफ्ट थी उस समय पे, अभी भी कोई डाल रहा है नहीं डाल रहा है। उन्होंने बाकायदा ऑक्यूपेंसी कैलकुलेट करी कि कितने लोग यहाँ पे हर फ्लोर पे आएंगे, कितने लोगों का मूवमेंट होगा, क्या टाइमिंग रहेंगे। आज ऐसी बिल्डिंग्स मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़े बड़े डेवलपर है, बट बिल्डिंग में 15 मिनट तो ऊपर जाने में लग जाते हैं। अब आप अगर 15 मिनट किसी को जाने में लग रहे हैं तो इमेजिन करिए वो बिल्डिंग क्यों कोई लीज पे लेगा। हम लोग इनफैक्ट हमारी इन्वेंट्री वहां से बाहर कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स है जो जहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं, लिफ्ट है, लॉबी है, कॉमन एरियाज है, इनमें कितना टाइम लगना चाहिए। पार्किंग है, पार्किंग में लोग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। जितना ज्यादा पार्किंग बनाओगे उतनी ज्यादा आपकी बिल्डिंग ज्यादा लीज पे जाएगी। आज आने वाला एम्प्लॉय, बहुत सारे लोग कार्स लेके आने लग गए। आप लोगों ने इनकम इतनी बढ़ा दी है आईटी में, लोग कार ले लेते हैं, आईटी में इनकम बढ़ती, कार लेते हैं तो पार्किंग चाहिए। अब आपकी बिल्डिंग में अगर पार्किंग नहीं है तो वो टैलेंट ही नहीं आएगा। तो समझना पड़ेगा ये सब चीज़ें। इंदौर में C21 बिजनेस पार्क एक अच्छी बिल्डिंग बनी है, अपोलो प्रीमियर अच्छी बिल्डिंग है, ब्रिलियंट्स की बिल्डिंग बहुत अच्छी है, और एरन जी की भी बिल्डिंग है, जैसे हम लोग वर्की टेक पार्क बोलते हैं, रेड स्क्वायर नाम है उसका, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है। तो ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, बिल्डर्स है, थोड़ा बहुत जिनको विजन है उन्होंने अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं कस्टमर भी हैप्पी होता है, हम लोगों को भी इजी रहता है वो जगह सेल करने में। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, पार्किंग ज़्यादा से ज़्यादा बनानी चाहिए, लॉबीज, कॉरिडोर्स सब अच्छे बनाने चाहिए। मैं बोलता हूँ इटालियन मार्बल लगाना है लगाइए, जो लगाना लगाइए, बट आप अच्छा एसेट क्रिएट करिए। बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती पूरे प्रोजेक्ट में अगर आप इन सब चीज़ों की देखो तो, बट ये आपके इन्वेस्टर को भी अच्छा रिटर्न देगी और आपका एंड यूजर भी बहुत जल्दी आएगा। सावन जी, आपकी जो ये कोवर्किंग या मैनेज्ड ऑफिस वाली जो इंडस्ट्री है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है आज इंडिया में? सो ये इंडस्ट्री एज पर JLL और बहुत सारी रिपोर्ट से ये लगभग 50-55 मिलियन स्क्वायर फीट की इंडस्ट्री है, और ये 150 मिलियन स्क्वायर फीट 2030 तक हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री अगले 5 साल में 3 टाइम्स ग्रो हो जाएगी, क्योंकि अब आने वाले जितनी भी कंपनीज है, IT कंपनीज है, IT सर्विसेज कंपनीज है, GCCs है, जितने भी लोग हैं वो अब हमारे यहाँ फ्लेक्सिबल ऑफिसेज या मैनेज्ड ऑफिस में आ रहे हैं। और अब हम लोग डेवलपर से ही डे 1 पे ही साइन कर लेते हैं पूरी की पूरी बिल्डिंग। हमने पूना में भी एक बिल्डिंग साइन करी है जिसमें डेवलपर से पूरी बिल्डिंग 1.5 लाख स्क्वायर फीट की हमने डे 1 में साइन कर ली है, और अब वो डेवलपर वही उसको बेच रहा है अपने इन्वेस्टर्स को या फंड को, जिसको भी बेचेगा। सो एंड ऑफ द डे आज हमारे पास एक बिल्डिंग पूरी मिल गई जो हमारे हिसाब से, हमारे क्लाइंट के हिसाब से हम लोग उसको बना के यूज करेंगे, और डेवलपर को भी अच्छा एग्जिट मिल गया। तो डेवलपर्स का कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम लोग डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं सब बड़े शहरों में। मैंने कहीं से सुना है कि वर्की IPO ला रहा है। हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट राउंड्स भी हुए हैं वर्की में। हम लोग हमारे इसमें बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स हैं हमारे कैप टेबल पे,
तो आएगा, मतलब इवेंचुअली हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारा एक्शन हो रहा है, तो आई थिंक नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स में वी आर IPO बाउंड, हम लोग IPO लेके भी आएंगे। आप स्टार्टअप के लिए आपने बहुत करा है आपने स्टार्टअप के लिए बहुत काम करा है सावन जी इंदौर में। आप यंग, हमने पहले भी बात करी कि यंग लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप यंग एज में होते हैं तो आज आप क्या स्टार्टअप आज की तारीख में आपको लगता है कि यार ये 2-4 बिजनेस मेरे को ऐसा लगता है कि इनमें मैं काम करता? तो मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी बात है, मेरे को आज भी याद आती है। 2003 में या 4 की बात होगी या 2002 की बात होगी, मैं कॉलेज में था और मेरे को ना पेटीएम जैसा आइडिया आया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, कोई वॉलेट होना चाहिए जहाँ पे आप पैसे रिचार्ज कर लो और आप यूज़ कर लो और एक वॉलेट की तरह आप उसको काम करो। तो बट हमारे को कोई इकोसिस्टम नहीं था, हम किसके पास जाके आइडिया डिस्कस करें, वो उसका टेक्नोलॉजी कैसे बनेगा, उसकी लीगैलिटी क्या होगी, उसको फंडिंग कौन करेगा, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं था। तो 2002-2003 में आइडिया आया था। 2011 में मैं दिल्ली में था, तब मेरे को ये बड़ा लगता था यार हमें कैब्स नहीं मिलती थी, तो मेरे को ओला उबर का आइडिया आया था। तो ऐसे आइडियाज हमारे यहाँ यंगस्टर्स को सबको आए होंगे। आपको कोई आइडिया आया होगा जो आपने 20 साल 15 साल पहले सोचा होगा और वो आज एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो आज का जो स्टार्टअप है या आज का जो यंगस्टर है, वो अगर कोई आइडिया सोचता है और वो कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो उसको पैसे का एक्सेस, उसको नेटवर्क का एक्सेस, उसको टेक्नोलॉजी का एक्सेस बहुत इजीली मिल सकता है, टैलेंट का एक्सेस मिल सकता है। ये शायद हमारे टाइम बहुत मिसिंग था और आज अगर ये सब हमारे टाइम होता तो मुझे लगता है कि मैं कोई IT कंपनी या कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट या कोई सोल्यूशन पे काम कर रहा होता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता। आज की तारीख में अगर किसी यंगस्टर के पास इंदौर में आइडिया हो स्टार्टअप करने का, बिजनेस करने का, तो वो कैसे कनेक्ट कर सकता है सावन लड्डा जी से और वर्की से, और वो किस तरीके से फंडिंग पा सकता है अगर उसके आइडिया में दम है? सो बेसिकली हमारे यहाँ एक प्रोसेस है, जैसे हम टाई में भी इवेंट्स करते हैं, टाई मध्य प्रदेश में, इन्वेस्ट इंदौर में भी इवेंट्स करते हैं और वो हमारे ऑफिस को रीच आउट करता है और उससे हमारा एक प्रोसेस होता है, स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद बहुत सारे हमारे मेंटर्स हैं, वो लोग बात करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो अगर वो फिल्टर होके हमारे पास आता है, हमारे टेबल पे आता है या डिस्कशन होता है, तो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई बिजनेस करता हूँ, मुझे को कोई आइडिया है, तो मुझे आपको फंडिंग के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे किस लेवल पे आके उसको अप्लाई करना है? क्या मुझे उसका पूरा प्रोसीजर बना के करना है या मुझे कोई ट्रांजेक्शन? बेसिकली देखिए, हम लोग वैसे भी हवाई आइडिया स्टेज पे वैसे भी हम लोग काम नहीं करते। हम लोग स्केलिंग जब किसी को करनी रहती है तब उसको सपोर्ट करते हैं। मतलब मेरा बिजनेस एग्जीक्यूट, आप आइडिया को आप प्रोडक्ट बनाओ, MVP बनाओ, ट्रैक्शन लेकर आओ कि आपने कुछ सोचा, आपने उसको बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया और उसमें आपने कुछ ना कुछ ट्रैक्शन लेकर आया, थोड़ा बहुत पैसा डाला, प्रोडक्ट बना दिया, ट्रैक्शन ले आया, कस्टमर्स लेकर आ गए। आप उस स्टेज पे जब आ जाते हो और फिर आपको ग्रो करना है, तो शायद हम लोग मदद कर सकते हैं, क्योंकि आधे आइडिया तो 90% आइडियाज वहीं पे खत्म हो जाते हैं जब वो प्रोडक्ट बनाते हैं या अपने एक्चुअल मार्केट में जाते हैं, तो वहीं खत्म हो जाते हैं। तो हमारे केस में ये है कि हम कोई स्टार्टअप के साथ तब काम करते हैं जब वो ग्रोथ स्टेज में आता है। अभी बिल्डिंग्स में ग्रीन बिल्डिंग की भी बात हो रही है, ग्रीन बिल्डिंग्स नॉर्म्स की। तो जैसे हमने पहले बात करी क्वालिटी सुधारने की, क्या आपको लगता है इंदौर का बिल्डर इतना एक्टिव है, समझ भी रहा है, या जनता की प्रॉब्लम है कि जो बायर है वो नहीं समझ रही तो बिल्डर नहीं कर रहा? नहीं, बेसिकली बिल्डर्स को ही डेवलप करना पड़ेगा। आप आज आपकी छत है, आप उसमें सोलर डालो, आप अच्छे DGU ग्लासेस यूज करिए साउथ और वेस्ट में, अच्छे प्रोडक्ट्स आप कर सकते हो। वाटर रिसाइकलिंग है, वाटर सेविंग है, STP प्लान्स है, ग्रीनरी आप क्या डाल सकते हो आपकी बिल्डिंग में। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। जो अच्छा कस्टमर आता है वो ये सब चीज़ें दिखता है, और अगर उसको ये चीज़ें नहीं दिखती तो वो इंदौर शहर को अपने ऑप्शन से ही हटा देता है। तो हमारे यहाँ पे ये सब चीज़ों की बड़ी कमी है और डेवलपर्स को ये थॉट प्रोसेस बिल्कुल लाना चाहिए। IGBC है, जैसे IGBC में लीड का प्लैटिनम सर्टिफिकेशन होता है, गोल्ड सर्टिफिकेशन होता है। वो लेवल पे अगर अच्छे कंसल्टेंट हायर करके हम बिल्डिंग्स बनाएं तो मुझे लगता है कि एक बेहतर रिटर्न मिलेगा, बेहतर क्लोजर मिलेगा सभी डेवलपर। सावन जी, इसे कोई इन्वेस्टर अगर रेंटल इनकम जनरेट करना चाहता हो, क्योंकि हमारी एक सोच थी कि रेंटल इनकम होनी चाहिए, पैसिव इनकम होना चाहिए, तो क्या मुझे अगर किसी इन्वेस्टर को 1 करोड़ रुपए लगाना हो तो वो ये सोचे कि यार मैं क्यों ऑफिस स्पेस खरीदूं, मैं क्यों ना वर्की के साथ इन्वेस्ट कर दूं? तो ऐसा पॉसिबल है क्या? वर्की ऐसे फंडिंग्स रहती है लोगों से? सो बेसिकली अभी हमारे अलग अलग टाइम पे फंड्स ओपन होते हैं। जब हम तो नहीं करते, हमारे जो मर्चेंट बैंकर है जैसे अरियन कैपिटल है या स्वस्तिका है, सो हमारे मल्टीपल राउंड्स हुए हैं जिसमें HNIs और इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है। तो अब तो वैसे भी हम लोग IPO बाउंड है, तो
इसके पहले अगर हमारे कोई प्री आईपीओ राउंड होंगे या आईपीओ में डायरेक्टली आएंगे तो पैसा लगा सकते हैं और हमारी ग्रोथ के साथ में वो भी ग्रो कर सकते हैं।